बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक फॉर डिस्कशन इज़ सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सोर्सेज क्या हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लिविंग ऑर्गेनिज़म से हासिल किए जा सकते हैं, फॉसल फ्यूल्स से हासिल किए जा सकते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज़म्स एनिमल्स या प्लांट्स हो सकते हैं। एनिमल से हम बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हासिल करते हैं, जैसे एनिमल से हम मीट हासिल करते हैं, हम उनसे मिल्क हासिल करते हैं, योगर्ट हासिल करते हैं, बटर हासिल करते हैं। इसी तरीके से जो हमारे पास प्लांट्स हैं उनसे बहुत सारे प्लांट ऑयल्स जैसा कि लिनसीड ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है, ओलिव ऑयल है वगैरह, इनसे हासिल करते हैं। ये लिपिड्स होते हैं जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। इसी तरीके से प्लांट से हम फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स, ये तमाम स्टार्च और दूसरी शुगर्स रखती हैं। ये शुगर्स या कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। मेन टॉपिक जो है हमारा वो है फॉसल फ्यूल्स। फ्यूल्स एनीथिंग विच बर्न्स and provides heat energy is called fuel. Fossil means remains of living organisms which are buried inside earth crust are called as fossils. तो what are fossil fuels? ये जो कोल है, कोला जिसे कहते हैं, और नेचुरल गैस है और पेट्रोलियम है, ये फॉसल फ्यूल्स कहलाते हैं। बिकॉज दीज आर एक्चुअली डिकेज और decomposition of dead plants and dead animals under the earth surface, under the earth crust, with the passage of time after a long period of time. So these are called as fossil fuels. हम इनको वन बाय वन देखेंगे। ये जो कोल, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम है ये फॉसल फ्यूल्स कहलाते हैं, और इनसे हम बहुत सारे फ्यूल हासिल करते हैं। जैसा कि नेचुरल गैस है, सुई गैस के तौर पर इस्तेमाल होती है। जो गैस ऑयल है, डीज़ल, गैसोलीन है, पेट्रोल, केरोसिन ऑयल, मिट्टी का तेल, और नेफ्ता है, ग्रीस है, और बहुत सारी चीज़ें। सिंथेटिक्स मीन आर्टिफिशियल जो चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे सिंथेटिक रबर है, मेडिसिन्स बनाई जाती हैं, प्लास्टिक्स बनाए जाते हैं। एक्सप्लोसिव्स, वो चीज़ें जो एक्सप्लोड करती हैं वो भी हमें हासिल होती हैं फॉसल फ्यूल से, और प्लास्टिक्स भी बनाए जा सकते हैं। हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कोल क्या है। व्हाट इज़ द कोल? ये डेड प्लांट्स, डेड ट्रीज़ जो ज़ेरे ज़मीन दब गए मार्शेस में, वेटलैंड्स में, या जब फ्लड्स आए, सैलाब आए, या जो सहराओं में तूफ़ान आते हैं, तो बहुत सारे ट्रीज़, बहुत सारे प्लांट्स अंडर अर्थ जो है वो दब गए। वहाँ पर बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन हुई, केमिकल डिकम्पोजिशन हुई, ब्रेक डाउन हुई, वहाँ पर हाई टेम्परेचर था और ऊपर मिट्टी का प्रेशर था, तो वो कन्वर्ट हो गए कोल में। ये एक पूरा प्रोसीजर है जिसके तहत ये वुड जो है, वो जो डेड वुड है जो कि अंडरग्राउंड दबी थी, वो कोल में कन्वर्ट हुई। सबसे पहले वो जो वुड थी उसको बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन का सामना करना पड़ा। हमें मालूम है कि बैक्टीरिया आर डिकम्पोजर्स, these decompose the organic matter or dead organic matter, और डिकम्पोजिशन हुई। फिर केमिकल डिकम्पोजिशन मीन्स अदर प्रोसेसेस, जैसे प्रेशर है, टेम्परेचर है, तो वैसे भी चीज़ें डिकम्पोज होती हैं, ब्रेक होती हैं। तो ये डिकम्पोज होकर पीट बना, एक और शक्ल में वुड कन्वर्ट हुई, ब्लैक कलर में, और थोड़ी सी कंप्रेस हो गई, जिसको पीट कहते हैं। वहाँ पर हाई टेम्परेचर है, अंडरग्राउंड हाई प्रेशर है, मिट्टी का प्रेशर है, जिससे ये पीट कन्वर्ट हुआ लिग्नाइट में। ये सबसे पुअर क्वालिटी का जो कोल होता है उसको लिग्नाइट कहते हैं। इसमें कार्बन परसेंटेज कम होती है और ये अच्छा फ्यूल नहीं होता। हाई प्रेशर था, विद द पैसेज ऑफ टाइम, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ये जो लिग्नाइट था ये कन्वर्ट हुआ बिटुमिनस कोल में। बेसिकली सब बिटुमिनस कोल, देन बिटुमिनस कोल। ये जो बिटुमिनस कोल है ये लो क्वालिटी का कोल है। ये अच्छा लस्ट्रस और अच्छी क्वालिटी का, जिसमें कार्बन की परसेंटेज कम होती है, अच्छा फ्यूल नहीं होता, और ब्राउन या लाइट ब्राउन इन कलर होता है बिटुमिनस कोल। देन विद द पैसेज ऑफ टाइम, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मिलियन ऑफ ईयर्स, ड्यू टू हाई प्रेशर, this bituminous coal converted into anthracite. This anthracite is the best quality of coal. Yani best quality coal is the anthracite, which contains maximum percentage of carbon, which is the best fuel. Moreover its color is black in color है, तो ये एंथ्रासाइट बना। ये सारा प्रोसेस होने में 500 मिलियन ईयर्स लगे, सिर्फ 500 मिलियन साल लगे ये वुड को एंथ्रासाइट में कन्वर्ट होने में। अब कोल माइनिंग की जाती है, वहाँ से ये निकलता है, वहाँ से इसको हासिल किया जाता है। और पाकिस्तान में सूबा सिंध जो है, थर जो है, वहाँ से बहुत सारा कोला निकलता है। सिंध कोल अथॉरिटी जो है ट्राई कर रही है कि इस कोल को यूज़ किया जाए फॉर पावर जनरेशन, यानी बिजली पैदा करने के लिए। इसका डोमेस्टिक यूज़ भी है, और इसका जो 80% यूज़ है वो ये जो लाइम किलन्स हैं, ये जो ब्रिक्स कंपनीज़ हैं, ये यूज़ करती हैं, ब्रिक्स को पकाने में, ईंटों को पकाने में इस्तेमाल करती हैं। ठीक है। इसके अलावा जो पंजाब
मिनरल डेवलपमेंट इदारा है, इसी तरीके से बलूचिस्तान का और KPK का, वो भी ट्राई कर रहे हैं कि कोल को यूज़ किया जाए फॉर पावर जनरेशन, और ट्राई कर रहे हैं। जैसा कि पाकिस्तान में हर काम के लिए ट्राई होती है, और बल्कि ट्राई हो तो काम हो जाते हैं, दिखाया जाता है, बताया जाता है कि ट्राई कर रहे हैं, राइट। अब हम देखेंगे व्हाट इज़ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। ये जो कोल है ये सॉलिड सब्सटेंस है और इसमें एक से ज़्यादा फ्रैक्शंस हैं, एक से ज़्यादा पार्ट्स हैं, एक से ज़्यादा केमिकल कंपोनेंट्स हैं। तो किसी सॉलिड सब्सटेंस के जो वोलेटाइल फ्रैक्शंस हैं उनको अलग अलग करने के लिए हीट किया जाता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द एब्सेंस ऑफ एयर, हाई टेम्परेचर यानी 500 to 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन या इसको कार्बोनाइजेशन कहते हैं। डिस्टिलेशन लफ्ज़ का मतलब होता है सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर बाय हीटिंग डैम एंड फाइनली कूलिंग डैम। चीज़ों को हीट अप करके उनकी फ्रैक्शंस को अलग कर लिया जाता है, फिर उन फ्रैक्शंस को कूल कर लिया जाता है, इसको डिस्टिलेशन कहते हैं। इसको पायरोलिसिस भी कहते हैं। पायरो मीन हीट, लाइसिस मीन ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ हीट। तो डिस्टिलेशन दो तरह की हम डिस्कस कर रहे हैं, एक डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन सॉलिड्स की जाती है, जैसे कोल एक सॉलिड सब्सटेंस है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन लिक्विड्स की जाती है, जैसे कोल टार एक लिक्विड है, या इसी तरीके से हम आगे पढ़ेंगे पेट्रोलियम जो है वो एक लिक्विड सब्सटेंस है। लिक्विड की डिफरेंट फ्रैक्शंस को, डिफरेंट पार्ट्स को, डिफरेंट कंपोनेंट्स को सेपरेट आउट करने के लिए जो टेक्निक है वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में वोलेटाइल फ्रैक्शंस कुछ होती हैं, जैसे कोल गैस एक वोलेटाइल फ्रैक्शन है, ये सेपरेट आउट हो जाएगी, सॉलिड्स अलग हो जाएंगे, लिक्विड्स अलग हो जाएंगे और इनको सेपरेट आउट। इसमें भी वोलेटाइल फ्रैक्शंस हैं और उनके बॉइलिंग पॉइंट्स डिफरेंट हैं, यानी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स के ऊपर चीज़ों को सेपरेट आउट किया जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास नेचुरल गैस है, इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा, फिर गैसोलीन का होगा, फिर गैस ऑयल का होगा, फिर कैरोसिन ऑयल का होगा। तो ये सबसे अर्ली जो है ये इवेपोरेट होगी, फिर गैसोलीन इवेपोरेट होगा। तो डिफरेंट फ्रैक्शनेटिंग टावर होता है जिसमें डिफरेंट जो हैं वो कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं। तो नेचुरल गैस का कंपार्टमेंट टॉप पे होगा, फिर गैसोलीन का होगा, फिर गैस ऑयल का, फिर कैरोसिन ऑयल का, इस तरीके से ग्रीस वगैरह। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे लो है वो सबसे ऊपर जाएगी और वहाँ पे वो कंडेंस हो जाएगी, वहाँ पे उसे फ्रीज़ कर लिया जाएगा और उसे डिपॉजिट कर लिया जाएगा। फिर गैसोलीन। तो हीटिंग इन फ्रैक्शनेटिंग टावर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है यहाँ पे ऑक्सीजन हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि लिक्विड्स हैं और लिक्विड्स को हम उनके बॉइलिंग पॉइंट पे हीट अप कर रहे हैं, तकरीबन 600 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट अप कर रहे हैं। याद रहे कि फ्रैक्शनेटिंग टावर में बॉटम का टेम्परेचर हाई होता है और जो जो ऊपर जाते हैं टेम्परेचर लो होता चला जाता है। ये हाई क्यों होता है? ताकि लिक्विड्स को हीट अप किया जाए, ताकि वो इवेपोरेट हो। और ऊपर जाके लो क्यों होता है, इवन फ्रीजिंग टेम्परेचर क्यों होता है? क्योंकि अब जो फ्रैक्शन सेपरेट हुई हैं उनको फ्रीज करके, कंडेंस करके सेव भी करना है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन है, हीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है। रीज़न ये है कि अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इन चीज़ों को हीट अप किया जाए तो हमें मालूम है कि कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स हैं। कार्बन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे, कंबस्शन होगी, बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और जो रिजल्ट होगा, जो प्रोडक्ट बनेगा वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। लेकिन हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर नहीं बनाने, हमें हाई टेम्परेचर 500 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट अप करके हमें उसकी फ्रैक्शंस को अलग करना है, यानी कोक को, कोल टार को, कोल गैस को सेपरेट आउट करना है। इसके अलावा भी कुछ फ्रैक्शंस होती हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में, जैसे अमोनिया, लीकर अमोनिया। तो कोक जो है ये सॉलिड स्टेट में हासिल होता है, कोल टार लिक्विड स्टेट में हासिल होता है और कोल गैस ये गैस स्टेट में हासिल होती है। कोक 99% कार्बन है, यानी ऑलमोस्ट प्योर कार्बन है, बहुत अच्छा फ्यूल है। और भी कुछ चीज़ों में यूज़ होता है, जैसे इसको यूज़ किया जाता है मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ में, सीमेंट इंडस्ट्री है या स्टील इंडस्ट्री है, आयरन इंडस्ट्री वगैरह में। कोल टार ये लिक्विड है और कोल टार के अंदर 200 डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। लिक्विड 200 डिफरेंट है, तो इसको सेपरेट आउट करने के लिए हम ये टेक्निक यूज़ करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जिससे मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। फिर कोल गैस इसमें जो कि गैस स्टेट है, इसमें मेनली मीथेन है, हाइड्रोजन है और कार्बन मोनोऑक्साइड है। ये भी मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ में एज अ फ्यूल यूज़ होता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जब की जाती है पेट्रोलियम की, तो उससे हमें हासिल होती है नेचुरल गैस जो कि यूज़ होती है हमारे घरों में, गैसोलीन जिसको पेट्रोल भी आमतौर पे कहते हैं, गैस ऑयल जिसको डीजल कहते हैं, कैरोसिन ऑयल मट्टी का तेल वगैरह, ये चीज़ें हमें हासिल होती हैं। ये तो थी कोल के बारे में इंफॉर्मेशन। अब दूसरा फॉसल फ्यूल है नेचुरल गैस, कुदरती गैस, जो कि पाकिस्तान में सूबा बलूचिस्तान के सुई के मकाम से निकलती है। इसको सुई गैस भी कहते हैं।
तो जो एनर्जी पुअर स्टेट्स हैं, एनर्जी पुअर कंट्रीज़ हैं, जैसे कि पाकिस्तान, यहाँ पे पावर की मीन्स कमी है, पावर मीन्स इलेक्ट्रिसिटी की कमी है, बिजली की डेफिशिएंसी है, लोड शेडिंग है, तो यहाँ पर ये नेचुरल गैस है, यहाँ पर कोल कम है, यहाँ पर जो है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कम है। कहा जाता है कि ये जो कोल है ये 184 बिलियन टन है सिंध में, सूबा सिंध में, तो कम है ऑलमोस्ट। तो नेचुरल गैस जो है ये सोर्स ऑफ एनर्जी इस्तेमाल होता है, अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी इस्तेमाल होता है। इसकी कंपोजिशन क्या है, इसमें मेनली 90% मीथेन है, और मीथेन के अलावा इसमें ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन वगैरह या बेंजीन भी होती है। इसकी फार्मेशन इसकी भी वही है जो कोल की है, यानी बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर या डेड ऑर्गेनिक मैटर से ये हासिल हुए, इसलिए इनको भी फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। नेचुरल गैस का यूज़ क्या है? नेचुरल गैस यूज़ होती है डोमेस्टिक पर्पस के लिए, घर में खाने बनाने के लिए, ये मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ होती है एज अ फ्यूल। फिर हम देखते हैं पेट्रोलियम, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जब अर्थ से ऑयल निकलता है तो वो मिनरल ऑयल कहलाता है क्योंकि वो अर्थ से निकला है, और उसको क्रूड ऑयल यानी खाम तेल कहते हैं। वो ब्लैकिश कलर का एक लिक्विड है और अनप्लेजेंट सी उसकी स्मेल है, और वो थिक सा एक लिक्विड है, उसको हम बोलेंगे क्रूड ऑयल, क्योंकि उसमें ढेर सारे डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जो कि इकट्ठे मौजूद हैं। उसको हम क्रूड ऑयल कहते हैं, उसको मिनरल ऑयल, उसको रॉक ऑयल भी कहते हैं, रॉक ऑयल, क्योंकि वो अर्थ से निकलता है। पेट्रोलियम लफ्ज़ का मतलब क्या है? पेट्रा और ओलियम। पेट्रा मीन राख, ओलियम ऑयल, यानी ये राख ऑयल है, ये ज़मीन से निकला है। फिर इसकी की जाती है रिफाइनिंग, इसकी जो फ्रैक्शन है उनको अलग अलग किए जाते हैं। तो मिनरल ऑयल आफ्टर रिफाइनिंग इज़ कॉल्ड एज पेट्रोलियम। तो पाकिस्तान में ऑयल रिफाइनरीज़ हैं, 4 बड़ी ऑयल रिफाइनरीज़ हैं। एक है अटक ऑयल रिफाइनरी जो कि मोरगा एक मकाम है रावलपिंडी के करीब, वहाँ पर है। इसकी 1.25 मिलियन टन जो है इसकी कैपेसिटी है ऑयल रिफाइनिंग की। फिर 2 कराची में है, 2.13 मिलियन टन उनकी कैपेसिटी है। और एक जो है वो महमूद कोट जो है मुल्तान के करीब पाक अरब ऑयल रिफाइनरी के नाम से भी एक रिफाइनरी, 4 ऑयल रिफाइनरीज हैं। फिर मैंने आपको बताया कि पेट्रोलियम में डिफरेंट फ्रैक्शंस हैं, उनको सेपरेट आउट करने के लिए हम कौन सी टेक्निक यूज़ करेंगे? हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज़ करेंगे। इसमें हमारे पास कौन कौन सी फ्रैक्शंस हैं? हमारे पास डिफरेंट है, नेफ्ता है, ग्रीस है, कैरोसिन ऑयल है, गैसोलीन है, गैस ऑयल है, इसी अलावा पेट्रोलियम गैस है और नेचुरल गैस वगैरह, ये सारी सब्सटेंसेस हैं, सारे कंपोनेंट्स हैं, इनको अलग करेंगे। पिछले लेक्चर में 1-2 चीज़ें मैं भूल गया था, हम पढ़ रहे थे इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें एक डिटर्जेंट लफ्ज़ आया था। डिटर्जेंट्स क्लींजिंग एजेंट्स यूज्ड एज फॉर लॉन्ड्री क्लींजिंग, फॉर किचन क्लींजिंग। अब देखिए ये जो डल्ट या डस्ट होती है ये नॉन पोलर है और वाटर पोलर है। तो वाटर इसको सिर्फ पानी के इस्तेमाल से ये चीज़ें साफ़ नहीं होती हैं, तो हम यूज़ करते हैं डिटर्जेंट। डिटर्जेंट का एक एंड पोलर होता है और एक नॉन पोलर होता है। पोलर एंड वाटर के साथ बॉन्डिंग कर लेता है और नॉन पोलर एंड डस्ट के साथ बॉन्डिंग कर लेता है। तो इस तरीके से ये वाटर और डस्ट के दरमियान एक लिंक कायम कर देता है, इससे वो चीज़ें साफ़ हो जाती हैं। तो डिटर्जेंट भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। फिर फॉसिल फ्यूल्स भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ये एक बहुत बड़ा रिजर्वायर है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक विच इज़ नेम्ड एज sources of organic compounds. Thank you very much.